नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सब पढ़ेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टरनेटिव डेंजर क्या होता है, यानी कि वैकल्पिक खतरे का सिद्धांत क्या है। इसके साथ केसेस को भी देखेंगे। यह जो नियम है वैकल्पिक खतरे का सिद्धांत किस प्रकार से वर्क करता है, काम करता है, उसको समझेंगे। साथ में इसे कुछ और भी अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। और भी जो लोग पढ़ना चाहें, जैसे कि उनके मतलब नोट्स में होगा, हो सकता है द डिल्मा प्रिंसिपल्स, इसे इस नाम से भी जाना जाता है। साथ में चॉइस ऑफ इविल्स इस नाम से भी जाना जाता है। द एग्नो ऑफ मोमेंट, इन सब के नाम से भी ये जो मतलब सिद्धांत है वो जाना जाता है, ठीक है। तो इस सिद्धांत के बारे में जानेंगे, क्या होता है यह सिद्धांत, किस प्रकार से काम करता है, केसेस किस प्रकार से हैं, किस प्रकार से आपको लिखना है एग्ज़ाम में, ठीक है। इन सब के बारे में जानने वाले हैं। बाकी ये जो नोट्स है, यही नहीं, टॉट के कंप्लीट नोट्स हमने उसका जो अपना व्हाट्सअप का नंबर है वो अपने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर वहाँ से आप ले लीजिए और हमको मैसेज करिए। आपको टॉट का और अगर आपको कंटेंट का भी चाहिए होगा तो हिंदी में आपको सभी नोट्स आपको सेंड आउट आपको व्हाट्सअप पे कर दिया जाएगा, ठीक है। तो नोट्स हो गया। अब चलिए शुरू करते हैं, पढ़ना किस प्रकार से पढ़ना है। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों को भी बताइए इस बारे में, ठीक है। चलिए शुरू कर। सब्सक्राइब करें मॉडर्न टीच यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर ले, ताकि आपको सभी प्रकार के लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पे है, वैकल्पिक खतरे का सिद्धांत तभी लागू होता है जब वादी खतरे के आशंका के कारण अपने को बचाने की युक्तियुक्त ढंग अपनाता है। ऐसी स्थिति में वादी उपेक्षा का दोषी नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए है, ये तो अपवाद के अंतर्गत आता है ऐसी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे मैंने एक ये जो मेन पॉइंट आप कह लीजिए इसमें से यही है, मतलब वैकल्पिक खतरे का सिद्धांत तभी लागू होता है, ठीक है। ये तभी लागू होगा जब वादी खतरे की आशंका के कारण अपने को बचाने की युक्त ढंग अपनाता है। वो अपने आप को बचाने की जो भी ढंग है, जो भी मतलब प्रयास है वो करता है। ऐसी स्थिति में वादी उपेक्षा का दोषी नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगर ऐसी स्थिति होगी तो क्या होगा, वादी उपेक्षा की दोषी नहीं माना जाएगा। अगर वो जो भी काम है किसी दूसरे को बचाने के लिए, जो भी उसके पास उपाय था, जो भी वहाँ पे अवेलेबल चीज़ें थी उसने अपनाई, ठीक है, तो वहाँ पर आप उसको नहीं कह सकते कि भाई ये दोषी है, ठीक है। नेग्लिजेंस जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यह नेग्लिजेंस से रिलेटेड है। अगर कोई बंदा नेग्लिजेंस करता है, ठीक है, यानी कि उपेक्षा करता है और उपेक्षा में वो युक्तियुक्त ढंग अपनाता है, ठीक है, युक्तियुक्त जो भी उसके पास प्रॉपर चीज़ें थी, ठीक है, जो भी वहाँ पे केस था, जो भी उस समय का मोमेंट था केस का, आप समझ सकते हैं, जो भी मोमेंट रहा होगा उसमें अगर वो सही से अपना माइंड यूज करता है, जो भी चीज़ें सही एक मतलब निष्पक्ष रूप से कार्य करता है, तो वहाँ पे अगर वो उस प्रकार से काम करेगा तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में वादी उपेक्षा के लिए दोषी नहीं माना जाएगा, यानी कि हम उसे तब दोषी नहीं कर सकते। नियम यह है, इस मतलब कि वैकल्पिक खतरे का नियम क्या है, इसमें एक केस है, उसको आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। नियम यह है कि किसी व्यक्ति को अपने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं करनी चाहिए, कोई व्यक्ति है उसको अपने लिए ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं करनी चाहिए जिससे उसको खतरा और क्षति उठानी पड़े और यह कहा जाए कि उसने अपनी बुद्धि के प्रयोग न करने से हानि हुई, यानी हानि उठाई है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का अर्थ यही है कि अगर कोई व्यक्ति है वो मतलब उसको ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न करना चाहिए कि जिससे कोई व्यक्ति उसको कह सके कि भाई तुमने अपने सही बुद्धि का, विवेक का प्रयोग नहीं किया, जिसके कारण ये जो क्षति है वो हुई है, ठीक है। जैसे कोई एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पर अब हो सकता है कि जो भी बंदा है, ठीक है, जो मतलब एक तो मान लो गलती करता है, लेकिन जो सेकंड वाला है वो अगर बुद्धि विवेक से हो सकता है एक्सीडेंट को रोक सके तो उसको वो चीज़ें करना चाहिए। जैसे कि मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था, एक गधा था, ठीक है, जो कि रोड क्रॉस कर रहा था, उसको चरने के लिए छोड़ा गया था, लेकिन एक घोड़ा गाड़ी वाला उस गधे को मतलब कि दबा देता है, काफ़ी तेज़ वो लेके आ रहा था। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये कहा था कि भाई देखिए, ठीक है, उसने गधा अपना छोड़ दिया था चरने के लिए, और वो तो गधा है ही, एक तो आप समझ लीजिए, और वो तो ठीक है छोड़ दिया था, वहाँ पर उसकी भी गलती है, बट यहाँ पर आपकी भी गलती है कि आप मतलब घोड़ा गाड़ी इस प्रकार से चलाएं कि अगर मान लीजिए कोई अचानक भी या फिर कोई बच्चा ही आ जाता है तो आप अपनी घोड़ा गाड़ी को रोक सकें, ठीक है। तो वहाँ पर उस व्यक्ति के पास चांस था, वो चाहे तो वो अगर प्रॉपर अपने जो भी लिमिट था, ठीक है, उस हिसाब से चलता तो वो जो घोड़ा था उसको मतलब जो भी गधा था जिसका पैर बंधा हुआ था तो वो उसको बचा सकता था, ठीक है।
तो वो केस था, इसके पिछले वाली वीडियो में मैंने बताया था, उस केस का नाम तो मुझे याद नहीं है। और इस नियम को अगर आपको और भी अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है, तो ये आप केस देख लीजिएगा, जोन्स बनाम व्यवसायी। ये मैं भूल गया था, इसके लिए यहाँ पे मैं केस डालना, तो मैं यहाँ पे बाद में डाला, जिसमें क्या हुआ था, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है, घोड़ा गाड़ी तेज चलाने पर कूदा। तो इसमें यही हुआ था कि एक बंदा था, ठीक है, एक बंदा था, वो मतलब जैसे कि पहले क्या होता था, पहले, अब तो मान लीजिए टेम्पो चल रहा है, और अभी क्या नाम है, बस चल रहे हैं, ठीक है, ट्रेन चल रहे हैं, मेट्रो चल रही है, ये सब चल रहे हैं। लेकिन पहले नहीं होता था, पहले लोग क्या करते थे, अगर कहीं लंबे टूर पर जाना हो, कहीं जाना हुआ, तो वो घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। और लोग जो घोड़ा रखते थे वो पीछे अपना एक बांध देते थे, जिसमें 2-4 लोग बैठा के उसके बाद में घोड़े से उसको हाँकते हाँकते ले जाते थे। तो ऐसे कुछ कंडीशन था। वहाँ पे एक व्यक्ति मतलब कि कहीं पे जाने के लिए उसको बैठाता है, ठीक है, घोड़ा गाड़ी वाला एक व्यक्ति को बैठाता है कहीं पर छोड़ने के लिए। और उसके बाद में वो जो मतलब व्यक्ति था, जो भी घोड़ा गाड़ी चलाने वाला, वो काफ़ी तेज़ी से लेके जाता है, ठीक है। अब गाड़ी, जो भी घोड़ा गाड़ी था, वो काफ़ी तेज़ी से लेके जाता है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब बाइक चलाना सीख जाते हैं तो काफ़ी तेज़ी से गाड़ी लेके चलते हैं। तो यही चीज़ें थी, वो घोड़ा गाड़ी काफ़ी अच्छे तरीके से चलाना जानता होगा, या फिर जानते हैं ना, धीरे धीरे चलाते चलाते लोगों की जब इस मानसिकता बदल जाती है, कभी 10 के स्पीड से ज़्यादा 50 के 50-60 ऐसे काफ़ी तेज़ वो लेके जाने लगा। और उस जो व्यक्ति बैठा था वो उसको डर लगने लगा, ठीक है, वो डर लगने लगा। तो क्या हुआ कि वो उस घोड़े गाड़ी पर से कूद गया। उसको बोल रहा था कि स्लो चलाओ, उसने बोला कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बट बाद में वो नहीं माना और कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई जिसके बाद में वो कूद गया, ठीक है। तो बाद में यहाँ पे कोर्ट ने क्या किया कि देखिए, आपके पास चांस था, अगर आप उस व्यक्ति को डर लग रहा था, आप उसको बैठा के लेके जा रहे थे, ठीक है, अगर उस व्यक्ति को डर लग रहा था, उसको प्रॉब्लम थी, या फिर हो सकता है बीपी ऊपी बढ़ गई होगी, ठीक है, ले जाते समय, तो अगर उसको प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा स्लो लेके जाइए। आपके पास चांस था, आप चाहते तो मतलब उसको जो भी चीज़ें थी, ठीक है, आप चाहते तो काफ़ी अपना जो गाड़ी है वो स्लो करके आराम से लेके जा सकते थे, अगर उसको प्रॉब्लम थी तो इसके लिए उसको क्षतिपूर्ति करनी पड़ी। वो कूद गया था तो उसका हाथ गोड़ पक्का टूटेगा, आप तो जानते ही होंगे। थोड़ा सा केस आप एक बार देख लीजिएगा, कुछ ऐसे ही था, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट। इसमें देखिए, एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, बच्चों की योगदायी उपेक्षा। अगर कोई बच्चा होता है तो वहाँ पर उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो काफ़ी हद तक बहुत लोगों से अलग होती है, ठीक है, बहुत लोगों क्या सबसे अलग होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यदि प्रतिवादी अपने कर्तव्य पालन में असफल रहा तो बच्चे का व्यवहार उपेक्षापूर्ण होने पर भी बच्चे को नुकसानी, ठीक है, नुकसानी प्राप्त करने का हक है। ये जो केस एक इसका आप चाहे तो डाल सकते हैं, लिंच बनाम नरडीन ऐसा करके केस है, और घोड़ा गाड़ी और बच्चे का ये केस था, ठीक है। तो इसमें केस में यही हुआ था कि जैसे कि एक घोड़ा गाड़ी था, वो काफ़ी मतलब तेज़ी से वो लेके आ रहा था और अचानक से बच्चा आ जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो केस है वो हमारे ऊपर भी लागू होता है, अभी हम आपको बताते हैं। तो अचानक से बच्चा आया और उसके बाद में घोड़ा गाड़ी से उसको लग गया, उसका एक्सीडेंट उसके द्वारा घोड़ा गाड़ी द्वारा कर दिया गया। तो बाद में बच्चे को, वहाँ पे बच्चे की ही गलती थी, ठीक है, बच्चे की ही गलती थी कि वो खेल मतलब कि वो रोड पर खेल रहा था। अब देखिए, रोड बना थोड़ी ना है खेलने के लिए बच्चों के लिए, लेकिन बच्चे को इतना थोड़ी पता है कि रोड हमारे लिए नहीं बना है, हमको फील्ड में खेलना है, ये सब चीज़ें उसको नहीं पता होता है बच्चे को, क्योंकि उसके पास इतनी मेंटालिटी भी नहीं होती। अभी देख लीजिए कि 7 साल के अंदर का कोई अगर बच्चा हो, वो मर्डर भी कर देता है तो उसको सज़ा नहीं होता, क्योंकि वो उतना सोच ही नहीं सकता ये चीज़ें, ठीक है। और बाकी उसका एग्जामिन होता है, वो अलग बात है, और बाकी देखा जाता है किस प्रकार से मेंटालिटी है, ये भी सब चीज़ें हैं। बट यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि ये घोड़ा गाड़ी द्वारा बच्चे का एक्सीडेंट करवा दिया गया था, तो यही हुआ था। बाद में घोड़ा गाड़ी द्वारा मतलब घोड़ा गाड़ी वाले को बच्चे को क्या देना पड़ा, क्षतिपूर्ति, पे आउट करना पड़ा, जो भी क्षति हुआ था, जो भी उसका एक्सीडेंट में जो भी उसका पैसा खर्च हुआ, ठीक है, ये सब कोर्ट द्वारा उसको दिलाया गया। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि आप ही बाइक लेके जाते हैं कहीं पर भी, तो यहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आप लॉ पढ़ रहे हैं या फिर आपके जो भी घर में है, परिवार में, उनको भी बताइएगा कि अगर आप जैसे कि गाड़ी लेके चल रहे हैं, अगर कोई बच्चा अचानक से भी आ जाए, तो यहाँ पर आपका कर्तव्य बनता है कि उस बच्चे को आप बचाएं। अगर आप एक्सीडेंट कर देते हैं, भले ही गलती उस बच्चे की है, लेकिन लाइबल यहाँ पर आप माने जाते हैं, ठीक है, ये जानते रहिएगा। भले ही उसकी लाख गलती रहे, लेकिन यहाँ पर आपकी लाइबिलिटी होगी, आपको ही पैसा उसको देना पड़ेगा, आपको ही क्षतिपूर्ति उसको करनी पड़ेगी। और अगर आप जानते हैं ये सब चीज़ें, तो आप पहले से ही आप चाहते तो मतलब निपटा सकते हैं, और कोर्ट केस उससे पहले ही आप चाहे तो निपटा सकते हैं, ये भी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि बच्चे की यहाँ पर लाइबिलिटी कभी नहीं मानी जाती, भले ही उसकी लाख गलती रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफ़ी इजीली आप इसको समझ पाए होंगे। खतरे से बचने वाले मामले, यहाँ से देखिए कुछ बचने वाले भी मामले हैं, जैसे इसका अपवाद भी आप बोल सकते हैं, ठीक है।
ऐसी स्थिति में खतरे के बचाने वाला व्यक्ति नैतिक आधार पर अपनी शक्ति के कारण दूसरे की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझता है और इसी भावना से प्रेरित होकर खतरा उठाता है। यहाँ पर एक वाद है, इकर्ट बनाम लाग आइलैंड रोड कंपनी, ठीक है, ये वाद आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब जैसे कि क्या होता है, जैसे कभी कभी कुछ लोग होते हैं, जैसे कि आप देखे होंगे कि जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, ठीक है, दूसरों की कुछ लोग हेल्प करते हैं। इस केस को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे हिंट नहीं लिखा है, इसके लिए हमको थोड़ा सा पता नहीं चल रहा है, बट यहाँ पर मैं इसको बात को बता देता हूँ। आप अपने टॉट की जो भी बुक है उसमें से आप ई करके देखिएगा, ई से जो भी लाइन में है उसको आप देख लीजिएगा। इसको मैंने बाद में ऐड किया था, ये वाद और ये वाला वाद, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर मैंने इसको तो लिख दिया, बट इसको मैं लिखना भूल गया। तो इसमें देखिए यही होता है, जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, दूसरे बंदे की हेल्प करते हैं, ठीक है, तो हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप हेल्प कर रहे हैं दूसरे बंदे की, उस समय आपको कोई क्षति हो जाती है हेल्प करते समय, जैसे कि कोई एक्सीडेंट होने वाला है, एक बंदा इधर से साइकिल से जा रहा है, उधर मोटरसाइकिल से आ रहा है, तो यहाँ पर साइकिल वाला देख नहीं रहा है मोटरसाइकिल वाले को, कहीं पर दूसरे से ऐसे बात कर रहा है या फिर कहीं दूसरे जगह देख रहा है। तो जो उसके बाजू एक आदमी खड़ा था वो देख रहा था कि जस्ट अभी एक्सीडेंट हो सकता है, और उसने क्या किया, साइकिल वाले को पकड़ के तान लिया, ठीक है, अपने तरफ। उसके बाद में बाइक वहाँ से निकल गई, ठीक है। तो यहाँ पर अब उसको ताना तो वो गिर गया, बाजू मान लीजिए गड्ढा था या फिर किसी भी प्रकार से वो गिर गया और उसके सर में चोट आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप मतलब उस जो भी साइकिल वाला है उससे आप क्षतिपूर्ति की मांग नहीं कर सकते, ठीक है। आप उस साइकिल वाले से ना तो क्षतिपूर्ति की मांग कर सकते हैं, ना तो उस बाइक वाले से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने जो भी खतरा है वो जानबूझकर उठाया है, एक नैतिकता के आधार पर आपने उठाया है, तो इसका जो भी खामियाजा है वो आपको ही भुगतना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा आप समझ लीजिए। तो इसी टाइप का था, अगर आप खतरा आप जानबूझ कर लेते हैं, अपना आप कर्तव्य समझ कर लेते हैं, इस भावना से प्रेरित होकर लेते हैं, तो क्या होता है कि उसके लिए आप ही जिम्मेदार होते हैं। या फिर हो सकता है कि अगर आप वो बंदा हो जो भी साइकिल वाला, वो आपकी मदद करना चाहे तो वो कर सकता है, वो अलग बात है, ठीक है। तो यही बात है, ऐसी स्थिति में खतरे से बचाने वाला व्यक्ति नैतिक आधार पर अपनी शक्ति के कारण दूसरे की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझता है और इसी भावना से प्रेरित होकर खतरा उठाता है। तो यही सब चीज़ें इस वाले वाद में और इस मामले में आपको छूट मिल सकती है। तो हमने जाना कि वैकल्पिक खतरे का सिद्धांत, देखिए ये जो पॉइंट है वो मेन पॉइंट है। अगर आप जैसे सबसे पहले आप एग्जाम में किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले आप लिख दीजिएगा वैकल्पिक खतरे का सिद्धांत ये होता है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और वैकल्पिक खतरे का जो भी नियम है मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये जो मेन नियम है वो ये है, ठीक है। साथ में जो भी वाद है इसको आप ज़रूर लिखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। साथ में ये अपवाद में आप डालिएगा, ये जो दो चीज़ें हैं आप यहाँ पर एक अपवाद करके हेडिंग डालिएगा, ठीक है, ये अपवाद करके हेडिंग डालिएगा, ये बच्चे की योगदायी उपेक्षा और खतरे से बचाने वाले मामले। और जिस तरीके से मैंने समझाया है वो उस तरीके से भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, और इसमें भी आप ये केस थोड़ा थोड़ा डाल दीजिएगा। आप अगर आपके पास टाइम है एग्जाम में लिखते टाइम तो आप इसको भी डाल दीजिएगा, लिंच बनाम नरहेल्ड, और पूरा जो केस है उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस केस को शॉर्ट में भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बाद में ये केस जो भी है इसको भी आप डाल दीजिएगा इस तरीके से। बहुत ही ईजी, बहुत ही बड़ा पॉइंट नहीं है, इसके लिए मैंने बहुत छोटा इसका नोट्स बनाया था और आपको बस समझाने के लिए कि किस तरीके से आपको लिखना है एग्ज़ाम में, ताकि आप फुल मार्क्स पा जाएं और जो भी आपकी चीज़ें हैं वो भी कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टरनेटिव डेंजर यानी कि वैकल्पिक खतरे का सिद्धांत क्या होता है।